वो अंग्रेजों ने बनाया था। क्यों बनाया था वो कानून? ताकि जब भी कोई बोलना शुरू करे अपने गुलाम बंदर से उनको नकेल कसवा दी जाए और लोगों को बोलने नहीं दिया जाए, लोगों को इकट्ठे ना होने दिया जाए। ये कानून असंवैधानिक, उस संविधान के लोगों ने भी आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया और धारा 44 से आज 163 के रूप में उसी को आज बरकरार है। ये शासन का षड्यंत्र है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। फ्यूचर में ये खत्म होनी होगी। राइट टू असेंबल में क्या होता है, व्यवस्था में क्या होता है? जब मुझे इकट्ठा होना है, हम लोगों को इकट्ठा होना, हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है ताकि पुलिस की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, कोई व्यवस्था सरकार की तरफ से हो तो हो जाए। मगर उसमें यह नहीं है कि आप मना कर दोगे लोगों को इकट्ठा होने से। जहां लोगों को इकट्ठा होने से कि यहां कानून की व्यवस्था चरमरा जाएगी, जंतर मंतर पे भी आपको परमिशन नहीं मिलती। हाँ, आपने ये पीछे जो लिखा है दिल्ली में डोमिसाइल का, बिल्कुल, अरे दिल्ली में इतने सारे कानूनों को आपने ध्वस्त कर दिया पूरे देश के लिए। जब आपको बेनिफिट होता है वर्णवादी व्यवस्था को, वर्णवादी मानसिकता को, तो आप सारे कानून ध्वस्त कर देते हो। दिल्ली है आपके, हमारा ग्लोबल एक तरह से इंडिया का विलेज है, एक स्टेट ऐसा, यहाँ वो सारे के सारे धराशायी के आप पूरे देश के लोग, ओबीसी, एससी, एसटीओ की तो रिजर्वेशन ही नहीं यहाँ पर, जबकि एसटी बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पे। अब उनकी रूटें वहाँ से कट गई हैं, यहाँ नौकरी करने के चक्कर में आए थे, यहाँ बस गए, तो उनकी जो भी हक बनता है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वो मिलना चाहिए। ये डोमिसाइल की नॉनसेंस जो सिचुएशन अभी चल रही है दिल्ली में, ये तुरंत खत्म होनी चाहिए साथियों। और मैं एक और बात आप करके, क्योंकि मैं फोटो लगातार जब देखता हूँ, जब भी एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, और अभी मैं आदिवासियों के किसी प्रोग्राम में था मध्य प्रदेश में, तो वहाँ मैंने कहा, वो लोग बड़े खुश हुए इस बात से। मैंने कहा, बात सुनो, नॉर्थ इंडिया का अगर सबसे बड़ा इसके खिलाफ लड़ने वाला आदमी जो वर्णवादी व्यवस्था के खिलाफ, वो था छोटू राम, जो कंबाइंड पंजाब में एक मंत्री था, वो सीएम हो सकता था, मगर जानबूझ के उन्होंने ये, क्योंकि बहुसंख्या में मुसलमान लोग ज़्यादा थे, वो उनको खुद बनाना चाहते थे सीएम, मगर फिर भी उसके बावजूद मुसलमान सीएम थे। और उसके सीएम होते हुए गांधी और जवाहरलाल नेहरू को भी सिफारिश करनी पड़ी थी। किसने? जो पाकिस्तान का बंटवारा चाहता था। जिन्ना पंजाब में नहीं घुस सका, उसको घुसने नहीं दिया, वो समाज को तोड़ नहीं पाया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई किसी को नहीं तोड़ पाया। सारा मजदूर, सारा किसान एक ही उसमें था। क्यों? क्योंकि सब सामने वाला अगर परिवार के मुखिया या परिवार के कुछ लोग ऐसे हों जो पूरे परिवार को बांध के रख सकते हैं, वही है व्यवस्था, मानवीय व्यवस्था। और उसको भी अब लोगों में ये मत बना है, क्योंकि उनका शरीर नीला पड़ा हुआ था। जो उनके पास रहते थे, एक सरदार जी जो अब इंग्लैंड में बसते हैं, उनके फादर थे, उनके पास एम्प्लॉय थे, उन्होंने बताया था, बोले उस वक्त ना कम्युनिकेशन थे ना कुछ था। मेरे बाप ने बताया था कि छोटू राम का शरीर नीला पड़ा हुआ था, वो मरा नहीं था, जहर दे के मारा गया था। इसीलिए डिवीजन के लिए क्या क्या नहीं हुआ इस देश के अंदर। और सबसे ज़्यादा इस वर्णवादी व्यवस्था का, जब तक ये जो लोग थे ना, हिंदू महासभा सो कॉल्ड, 2-3 सीट पूरे कंबाइंड पंजाब, जिसमें पाकिस्तान का पंजाब, इंडिया का पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान का भी हिस्सा, आज का हरियाणा, आपकी दिल्ली और कुछ पश्चिमी यूपी का भी का, ये सब कंबाइंड पंजाब का हिस्सा था। इतना बड़ा एक देश था एक तरह से, और उसके अंदर डिवीजन के लिए कोई आदमी मानसिक तौर से तैयार नहीं था साथियों। इसलिए मैं फ्यूचर में चाहता हूं, और उसकी वजह से उन्होंने जितने टिल्ट खेती करने वाले लोग थे, सबसे ज़्यादा देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों के पास अगर ज़मीन है, खेती करने वाले जमींदार हैं, तो वो J&K में है, जो उन्हीं के बनाए हुए कानून के आधार पर, उस कानून की वजह से उनको भी ज़मीन वहाँ मिली थी। आप लोगों को इस बात का आइडिया होना चाहिए। और उसका बेनिफिट वर्णवादियों को भी मिला, ब्राह्मणों को भी मिला, बनियों को मिला। जो टिल्ट करता था, खेती करता था, उन सबको मालिकाना हक मिला था, ओनली ड्यू टू छोटू राम। तो छोटू राम जैसा वो भी एक ओबीसी का चेहरा है इस देश के अंदर, और उस ओबीसी का जो माइनॉरिटी के साथ हैं, जो डिविजिव फोर्सों के खिलाफ लड़े, और उस फोर्स के खिलाफ लड़ते लड़ते जिनकी शहादत हुई और समाज को पता ही नहीं था कि जहर दे के मारा गया है। आज जब उसके सबूत सामने आ रहे हैं, तो ये स्टोरी इस देश की है। देश में